हम्म, के हम्म, 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 सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। जल्दी से सारे के सारे फटाफट से लाइव जुड़ जाएंगे। और जैसा आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, हम देख रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट 2 को। और चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग मेन इंपॉर्टेंट 8 थ्योरीज को हमें डिस्कस करना है। और 8 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज में आज सबसे पहली थ्योरी को डिस्कस करेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन प्याजे के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप टीचिंग लाइन का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एच टेट का एग्जाम दें, सी टेट का एग्जाम दें, आप चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम दें, आप पी टेट का एग्जाम दें, आप हिमाचल टेट दें, कोई भी रीट दें, यानी टीचिंग लाइन से जुड़ा कोई भी दुनिया का पूरे भारतवर्ष का एग्जाम आप देते हैं, तो जीन प्याजे से ऐसा कभी कभार हुआ होगा कि सवाल नहीं आया हो। और किसी भी लेवल का दें, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, कोई भी लेवल का हम एग्जाम देते हैं, तो जीन प्याजे से अक्सर सवाल पूछा ही जाता है। यानी परीक्षा वाले की तो, एग्जामिनर की जीन प्याजे से तो समझो गहरी दोस्ती है, यहां से तो सवाल आए बिना छूटता ही नहीं है। तो चलिएगा, और एक नहीं आता, हर शिफ्ट में कई बार तो दो दो तीन तीन सवाल उठते हैं। और इन सब से, जो ये 8 थ्योरीज हैं, इनसे ढेरों सवाल आपके छपने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जीन प्याजे के बारे में। चलिए जीन प्याजे के बारे में स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं। जीन प्याजे, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये भी लिख देता हूं मैं। ये स्विस, स्विस भी बोल देते हैं, स्विस या स्विट्जरलैंड, ये स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने यह जानने के लिए, यह जानने के लिए कि बालक का बौद्धिक विकास कैसे होता है, बालक का बौद्धिक विकास कैसे होता है, अपने ही बच्चों को, अपने ही 3 बच्चों को, 3 बच्चे थे इसके, अपने ही 3 बच्चों को, 3 बच्चों को खोज का विषय बनाया, खोज का विषय बनाया। यानी मेन इनका काम क्या था, मेन काम था बुद्धि के ऊपर चेक करना, यानी इंटेलिजेंस बच्चे के चेक करना, बौद्धिक विकास को चेक करना। और बौद्धिक विकास सीधा सीधा संज्ञानात्मक विकास से कनेक्टेड है। दूसरे शब्दों में कहूं, कोग्निटिव डेवलपमेंट से आपका इंटेलिजेंस डेवलपमेंट कनेक्ट है। तो बालकों का विकास किस प्रकार से होता है, अपने ही 3 बच्चों को, इस बारे में खोज का इन्होंने विषय बनाया। और आगे बात करें, खोज का विषय बनाया तथा उन पर, तथा अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर लगातार कई वर्षों तक,
कई वर्षों तक अध्ययन करते रहे, कई वर्षों तक और लगातार तथा अपने बच्चों पर लगातार कई वर्षों तक अध्ययन करते रहे, वर्षों तक अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन से इन्होंने पाया, इस अध्ययन से इन्होंने पाया कि बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं। इन्होंने पाया कि बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं, स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं। बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं अथवा इन्होंने छोटे बालकों को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक, अथवा इन्होंने छोटे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक, या इसको इंग्लिश में लिटिल साइंटिस्ट कह सकते हैं, नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी और माना कि छोटे बच्चे अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बौद्धिक क्षमता से, छोटे बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता से संसार की परिकल्पना स्वयं करते हैं। छोटे बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता से संसार की परिकल्पना स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी यहाँ से निकल कर आ रही हैं, आप ये भी अवश्य ध्यान रखेंगे। यानी जो जीन पियाजे थे, स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, सभी भावी अध्यापकों को बताना चाहूंगा, और इन्होंने बौद्धिक विकास के बारे में जानने की कोशिश की, संज्ञानात्मक विकास अथवा कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानने की कोशिश की, और जन्म से ही अपने बच्चों के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दी, और लगातार 15-16 सालों तक अपने बच्चों के ऊपर ये स्टडी करते रहे। और स्टडी में इन्होंने पाया, जब ये लगातार स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने पाया जो बालक होते हैं वो स्वयं ज्ञान के निर्माता होते हैं, वो खुद बालक क्रिएटिव होते हैं। इन्होंने बालक को क्रिएटिव माना कि बालक स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान का निर्माण करेंगे, अथवा उन्हें अपने परिवेश में समायोजन करने के लिए, इन्होंने माना कि बालक अपने परिवेश में समायोजन करने के लिए वो चीजों को उल्टते पलटते रहेंगे, चीजों की खोज करते रहेंगे। इन्होंने यानी कि खोज निर्माता भी कहा, बालक को ज्ञान निर्माता, ज्ञान का निर्माता या खोज का निर्माता माना। और इन्होंने माना कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दे दी, क्योंकि वो अपने आप खोज करते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने माना कि छोटे बच्चे अपनी बौद्धिक क्षमता से संसार की परिकल्पना स्वयं
करते हैं। तो इतनी बात आप अवश्य ध्यान रखेंगे और इनके संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले, इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक पहुंचने से पहले आपको इनके कुछ कंसेप्ट के बारे में जानना होगा। तो आइए, जीन पियाजे के द्वारा, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन ऐसे उठेगा, जीन पियाजे ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किस कंसेप्ट का यूज नहीं किया, हिंदी में संपर्ते बोलेंगे, किस संपर्ते का यूज नहीं किया। वहां पे 4 ऑप्शन आएंगे और 4 में से क्या होगा, 3 ऑप्शन इसके देगा, एक ऑप्शन किसी दूसरे साइकोलॉजिस्ट के उठा करके दे देगा, जेरोम ब्रूनर का उठा के दे देगा। इसके ढेरों संपर्ते थे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, इसने अपनी थ्योरीज के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट या संपर्ते का यूज किया, तो सात्मीकरण का यूज किया जिसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, और आत्मीकरण का यूज किया जिसे एक्मोडेशन कहते हैं। इसने जीववाद वर्ड का यूज किया जिसे एनिमिज्म कहते हैं। इसने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का यूज किया अपने कंसेप्ट में, जिसे सेंट्रेशन डिसेंट्रेशन बोलते हैं। इन्होंने साम्य धारण वर्ड यूज किया जिसे इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। यानी इन ये होते क्या हैं, तो इस वीडियो के अंदर आगे इन कंसेप्ट को जानना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ही बनेगा, कौन सा कंसेप्ट इन्होंने यूज नहीं किया। ठीक है जी। और यहाँ पे दूसरा आपका ये बनेगा कि कौन सा कंसेप्ट इन्होंने यूज किया है। यूज किया है पूछे एक इसमें से 3 बार से, कौन सा यूज नहीं किया फिर 3 इनमें से 1 बार से। और अगला क्वेश्चन ये बनेगा, आत्मीकरण से, जीन पियाजे द्वारा बताए हुए आत्मीकरण से आप क्या समझते हैं, इनमें से आत्मीकरण के बारे में सही छांटिए। एसिमिलेशन क्या होता है, एक्मोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है, तो ये कंसेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आएगा ये कौन सी स्टेज में होता है, वो स्टेज आगे पढ़ेंगे जब इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मेन कौन से कंसेप्ट, कौन से वर्ड यूज किए, आइए उन पर चलते हैं। उन्हीं में से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण संपर्कों की बात करेंगे। देखिए, यदि मैं बात करूं एक बार इससे पहले पियाजे ने क्या कहा था, यहां पे बात करते हैं। देखिए एक बार यहाँ पे देखिएगा, पियाजे के यहाँ पे एक बार जीन पियाजे द्वारा, मतलब संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, या ऐसे लिख लेते हैं, पियाजे द्वारा प्रयोग किए संपर्त्य, प्रयोग पियाजे द्वारा प्रयोग किए गए संपर्त्य या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, भी सीधा ये लिख रहा हूं, एक बार रुको, पियाजे द्वारा सीधा नाम लिख रहा हूं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास लिख देते हैं। इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा सर? एक तो संगठन, क्या नाम दिया जी, संगठन, और दूसरा नाम दिया अनुकूलन। क्या नाम दिया जी, अनुकूलन। ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन, 2 तरीकों से बांटा, ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन। ठीक है जी। कितना टाइम हो गया जी, अभी अभी शुरू हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बस कंटिन्यू बने रहें। एक संगठन बताया, दूसरा अनुकूलन बताया, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन और एडेप्टेशन। जो एडेप्टेशन होता है इसको आगे इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एडेप्टेशन को आगे 2 भागों में बांट दिया। ये 2 भाग क्या बताए सर इन्होंने, एक तो बताया सात्मीकरण, सात्मीकरण, और दूसरा बताया आत्मीकरण, आत्मीकरण। सर इनके अन्य नाम भी हैं, बिल्कुल ढेरों नाम आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक तो बता दिया इन्होंने आत्मसात्करण, इसी को आत्मसात्करण भी कहते हैं, आत्मसात्करण। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, आत्मीकरण को ही समायोजन भी बोलते हैं, समायोजन। सर इंग्लिश में एक एक नाम ही रहने वाले हैं। देखिएगा, यदि मैं बात करूं, ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया हमारा एडेप्टेशन, ये हो जाएगा हमारा एसिमिलेशन,
ये हो जाएगा हमारा एकोमोडेशन। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे यानी जीन पियाजे के सिद्धांत में याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबसे ऊपर निकल के आए हैं, एक संगठन और एक अनुकूलन। यानी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट लिख देता हूं मैं ऊपर। ठीक है जी, तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात की, एक अनुकूलन की बात की। संगठन क्या होता है, तो पियाजे के अनुसार यदि हम बात करें, यानी बच्चे के पास कुछ कंसेप्ट होते हैं, बच्चे के पास कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन कंसेप्टों को ये एक संग्रह, उन कंसेप्ट्स को संग्रह ही क्या कहलाया, एक संगठन कहलाया। यानी मेन ये ध्यान रखना है पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कंसेप्ट यूज नहीं किया, ऐसा सवाल आएगा तो उसमें संगठन भी मिलेगा, अनुकूलन भी मिलेगा, आत्मीकरण मिलेगा, एक कोई नया नाम दे देगा उठा के, वो उत्तर हो जाएगा जो नया नाम देगा। ये चारों कंसेप्ट तो इसने यूज किए हैं, संगठन भी अनुकूलन भी। अनुकूलन को ही दो प्रोसेस के रूप में बताया है। तो संगठन आपको पता चल गया। सर अनुकूलन क्या होता है, आत्मीकरण क्या होता है, सात्मीकरण, सर इनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं सर, एडेप्टेशन से, एसिमिलेशन से, एक्मोडेशन से। सर ऑर्गेनाइजेशन से तो बस थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल लिख दिया है इंग्लिश में भी, हाँ जी साथ के साथ इंग्लिश में सब कुछ लिख रखा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा बल्कि हिंदी मीडियम वाले जो भावी अध्यापक हैं उनको पियाजे की थ्योरी में इंग्लिश में ही ज्यादा ध्यान में रखना होगा, हिंदी की बजाय इंग्लिश में ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में इसका नाम कई बार बड़ा अजीब निकाल के लाएगा, आत्म सात्मीकरण लिख देगा, आत्म सात्करण, कई बार हिंदी में गलती आएगी, हिंदी में मिस्टेक आई तो वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो इंग्लिश में मिस्टेक नहीं है, इंग्लिश में जब तक सही है तब तक हिंदी में मिस्टेक कर सकता है, और बहुत बार इसके हिंदी में नाम मिस्टेक आएंगे, कई बार नाम तो उसका आत्मीकरण गलती से इसका आत्मीकरण लिख देता है, और हिंदी में आत्मीकरण इंग्लिश में एसिमिलेशन लिखा मिला तो समझो वो हिंदी में गलत है और हिंदी की गलती मानी नहीं जाएगी। तो आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है, ऑर्गेनाइजेशन, एडेप्टेशन, और एडेप्टेशन के दो प्रोसेस हैं, एडेप्टेशन की एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। आइए अब ऑर्गेनाइजेशन आपको पता चल गया, कॉमन सा, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इन तीनों से उठते हैं। आइए इन तीनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, आखिर एडेप्टेशन क्या होता है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट, सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला देख पा रहे हैं अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो देखिएगा एडेप्टेशन क्या होता है, व्यक्ति के द्वारा अपने आसपास के परिवेश या वातावरण के साथ तालमेल स्थापित करना ही अनुकूलन कहलाता है। Adaptation is established by a person with his surroundings और environment, यानी अपने environment के साथ कनेक्शन बैठाना, अपने environment के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाएगा जी, अनुकूलन कहलाएगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी आएगी यहाँ पर, देखेगा मैं बात करूं बिल्कुल तीनों को, मैं लास्ट में 2 मिनट में तीनों के कंसेप्ट को चुटकियों में समझा दूंगा। एक बार कहानी को समझिए, आखिर कहानी क्या है। अगला पॉइंट, पियाजे के अनुसार वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड आया है और बच्चे बहुत बाहरी गलती करेंगे, देखिएगा जन्मजात प्रवृत्ति, इनेट टेंडेंसी, innate tendency. According to Piaget, the innate tendency to adjust with the environment is called adaptation. जी हाँ, there are two sub process of optimization. तो इसकी दो उप क्रियाएं भी हैं, इन पे आगे चलेंगे। वही दो हैं जो अभी मैंने समझाई, ये दोनों किसके भाग हैं, एडेप्टेशन के ही पार्ट हैं, जो पेपर में हम एसिमिलेशन और एक्मोडेशन के नाम से जिसे जानते हैं वो दोनों किसके पार्ट रहेंगे सर, ये दोनों इस एडेप्टेशन के। अब एडेप्टेशन एक इंपॉर्टेंट सवाल बन गया, पियाजे के अनुसार एडेप्टेशन क्या है। ऑप्शन देगा यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है, इनेट टेंडेंसी, दिस इज ए इनेट टेंडेंसी। अगला मिलेगा यह वातावरणीय है, ए दे दिया अनुवांशिक है जन्मजात, बी दे दिया अर्जित की जाती है वातावरण, सी दे देगा ए व बी दोनों। और बच्चे बड़े लालची होते हैं, एल्पेनली भी खाए जीभ लपलपाए, ए व बी दोनों जहां विद्यार्थियों को दिख जाता है उस पर टूट पड़ते हैं और सीधा सीधा ए व बी ऑप्शन टिक कर देंगे तो तुरंत फंस जाएंगे। तो ए ऑप्शन आंसर आएगा, इनेट बताया है इसने, जन्मजात बताया है। सर ऐसे क्यों बता दिया, सर अनुकूलन तो वातावरण में होगा ना। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन पियाजे अपनी जगह सही है। सर कैसे बताइए ना, आइए बताता हूं।
प्याजे भाई साहब कहते हैं ये जो जन्मजात प्रवृत्ति होती, जन्मजात पावर होती है, यानी कि बच्चे ने जन्म लिया, प्याजे कहते हैं कि आप उस बच्चे को देखिए, जिस टाइम बच्चे ने जन्म लिया, अब एकदम से उसका जो गर्भ में एनवायरमेंट होता है ना, प्रेगनेंसी पीरियड में जो बच्चे का एनवायरमेंट होता है, अंदर बहुत गर्म होता है, अंदर पेट में गर्माई होती है। एकदम बच्चा जैसे बाहर आता है तो रोता है, आपने देखा होगा, आपके घर में भी बच्चे का जन्म हुआ होगा, आपने रोते हुए देखा होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं बच्चा नहीं रोया तो समझ लो उसका सही डेवलपमेंट नहीं होगा। इसका मतलब बाहर आते ही बच्चा क्यों रोया? बाहर आते ही बच्चा इसलिए रोया क्योंकि वो अनुकूलन नहीं कर पाया, एडेप्टेशन नहीं कर पाया। एकदम रोया, बोले अरे यार मैं कौन सी दुनिया में ले आए मुझे, मैं अंदर सही पड़ा था। एकदम उसके लिए जो एनवायरमेंट था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, जो गर्भ का, प्रेगनेंसी का जो एनवायरमेंट था वो बाहर वाले एनवायरमेंट से मैच नहीं हुआ, और मैच ना होने के कारण वो क्या हो गया, इसलिए बच्चा रोया, क्योंकि अंदर गर्माई थी, एकदम से एनवायरमेंट डिफरेंट आया, और फिर जल्दी से बच्चे को बोला जाता है जल्दी से कपड़े में लपेटो, कपड़े में, यानी कि बहुत जल्द फिर बच्चा चुप भी हो जाता है। वो चुप क्यों हुआ? वो इसी अनुकूलन के कारण, यानी बहुत जल्दी ही उस बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप उसने फिर बाहर वाले वातावरण के साथ तालमेल बैठाना सीख लिया। तो जब किसी ने सिखाया ही नहीं तो इसका मतलब प्याजे साहब कहते हैं कि उसमें भी भगवान ने चिप लगाकर भेज रखा है। कहने का मतलब इनेट टेंडेंसी है, यानी जन्म से ही उसके अंदर वो पावर, वो क्षमता आ गई है कि बच्चा एनवायरमेंट के साथ अनुकूलन करना सीख जाता है। तो ये बात तो निश्चित यहां से निकल कर आई, पीछे भी 3-4 क्वेश्चन निकल के आए थे। क्वेश्चन आएगा कि नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी है? लिटिल साइंटिस्ट इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा? तो याद रखना लिटिल साइंटिस्ट जीन प्याजे ने कहा। बालक स्वयं ज्ञान का निर्माता होते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन में 4 साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे, बालक स्वयं ज्ञान के निर्माता है, जीन प्याजे से रिलेटेड है। क्वेश्चन आएगा बालक अपने बुद्धि से या अपनी बौद्धिक क्षमता से संसार की परिकल्पना स्वयं कर लेते हैं, यह कथन किसका है? प्याजे, कोलबर्ग, वाइगोट्स्की और थॉर्नडाइक। तो उत्तर आएगा जीन प्याजे। तो यहां भी आपके इंपोर्टेंट 3-4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी की हैं, और हमने बात की भी ऑर्गेनाइजेशन और अनुकूलन। ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सा है, कोई ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं उठते, बस यूं आ जाएगा कौन सा संप्रत्यय यूज नहीं किया, तो उसमें यूज ये किया है, कई बच्चे इस पे टिक कर देते, बोला ये यूज नहीं किया, तो ये भी किया है। अनुकूलन भी, अनुकूलन को आगे 2 भागों में बांटा है, 2 भागों को जानेंगे। सबसे पहले अनुकूलन या एडेप्टेशन को समझ रहे हैं। आखिर अनुकूलन सर हमें समझ आ गया, यानी एनवायरमेंट के साथ कनेक्शन बैठाना, एनवायरमेंट के साथ तालमेल बैठाना क्या कहलाएगा जी? अनुकूलन कहलाएगा। अपने परिवेश के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपने घर परिवार के साथ घुल मिल जाना क्या कहलाएगा? एडेप्टेशन कहलाएगा। और ये प्रोसेस बच्चे में भी होती है, जन्म से ही छोटा बच्चा अपने परिवार के साथ तालमेल बैठाना सीख जाता है, अपने एनवायरमेंट के साथ तालमेल बैठाना सीख जाता है। इसका मतलब ये इनेट टेंडेंसी है। आगे चलते हैं। फिर इस अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, 2 उप क्रियाएं होती हैं, उन्हीं में से 2 का नाम है, एक का नाम है एसिमिलेशन, एक का नाम है एक्मोडेशन। ये 2 इसकी क्यों है? बिल्कुल सिंपल भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं कि ताली बजना, ध्यान से समझिए, ताली बजना अनुकूलन है, और इस हाथ को इस हाथ पे मारना, ताली तो अभी भी बजी, तो वो एसिमिलेशन है, और इस हाथ को इस हाथ पे मारना ये एक्मोडेशन है, ताली अब भी बजी, तो इसलिए दोनों इसका भाग है। कहने का मतलब इन तीनों के अंदर एडजस्टमेंट ही होती है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, एडेप्टेशन में, एसिमिलेशन में, एक्मोडेशन में, तीनों में एडजस्टमेंट ही करता है बच्चा, एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करता है। लेकिन तीनों में फर्क यही है कि ताली का बजना, अनुकूलन, अनुकूलन के 2 बच्चे हुए कि एक ये वाला एक ये वाला, इसको इस पे मारूं तो एसिमिलेशन, इसको इस पे मारूं ताली तो अभी बजी, एक्मोडेशन। तीनों समझा गया हूं एक ही बात में, लेकिन शायद आपको अभी समझ नहीं आए होंगे, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फिर समझ आएंगे। आइए अब एसिमिलेशन और एक्मोडेशन सीखते हैं। तो एनवायरमेंट और पर्सन 2 चीजें हैं, पर्सन और एनवायरमेंट, जैसे मैंने 2 हाथों का एग्जांपल लिया, पर्सन और एनवायरमेंट 2 चीजें हैं, दोनों का आपस में कनेक्शन होना, वो क्या कहलाया? वो कहलाया जी एडेप्टेशन। और फिर डिपेंड करेगा, आगे देखते हैं अब एसिमिलेशन और एक्मोडेशन। आइए एसिमिलेशन की एक नहीं, मैंने 1 2 3 4 सर 4 डेफिनेशन अथवा में, यस, पेपर में कब पता नहीं कौन सी फंस जाए, कई बार ये वाली डेफिनेशन लिखा आएगी, क्या कहलाएगा, हम उत्तर देंगे एसिमिलेशन, कई बार ये इतनी लाइन फंसेगी, उत्तर आएगा एसिमिलेशन, कई बार ये मिलेगी, बताइए यह क्या है एसिमिलेशन, कई बार ये फंसेगी, बताइए यह क्या है एसिमिलेशन। यदि इनमें से कोई एक लाइन लिखेगा तो ऑप्शन ऐसे होंगे, ये क्या है, ऑप्शन होंगे एसिमिलेशन, एक्मोडेशन, इक्विलिब्रेशन, स्कीमा, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। ठीक है जी। और कई बार उल्टा भी करेगा। उल्टा कैसे सर? ऊपर एक बात लिख देगा कि इनमें से एसिमिलेशन कौन है, फिर नीचे
चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन कोई इनमें से, तीन ऑप्शन कोई गलत दे देगा, कोई बाहर से दे देगा, एकोमोडेशन की डेफिनेशन दे देगा, स्कीमा की दे देगा, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ये एसिमुलेशन को चार अलग अलग डेफिनेशन से जानेंगे, चार अलग अलग तरीकों से जानेंगे आखिर एसिमुलेशन क्या होता है। तो एसिमुलेशन या हिंदी में आत्मसातकरण, इंग्लिश में एसिमुलेशन। आत्मसातकरण से अभिप्राय बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पहले से सीखी हुई क्रियाओं का सहारा लेता है। जी हाँ, यानी बालक ने कोई चीज पहले से सीख रखी है और उस पूर्व में सीखी गई क्रिया का जब सहारा ले, कहने का मतलब बाय एसिमुलेशन द चाइल्ड टेक्स द हेल्प ऑफ प्रीवियसली लर्नड एक्शन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम और टू एस्टेबल्स हार्मोनी विद द एनवायरमेंट। कहने का मतलब है कि जब बालक यहाँ पे पूर्व में एनवायरमेंट के साथ तालमेल, देखो एनवायरमेंट के साथ तालमेल बैठाना क्या था, एडेप्टेशन। अब ये भाग जब दोनों इसके हैं, इसका मतलब इनमें भी हमें तालमेल तो बैठाना है, लेकिन डिपेंड करता है ये हाथ उसके साथ तालमेल बैठाएगा कि वो वाला उसके साथ, कि आदमी एनवायरमेंट के साथ ढलेगा तो क्या होगा और एनवायरमेंट आदमी के अनुसार ढलेगा तो क्या होगा, और दोनों आपस में ढल जरूर रहे हैं तो दोनों को मिला के हुआ क्या, अनुकूलन ही हुआ। दोनों आपस में, आदमी एनवायरमेंट के अनुसार ढले या एनवायरमेंट आदमी के अनुसार ढले, तो दोनों प्रक्रिया यही है और दोनों को मिला के वो क्या है, चाहे वो उसके अनुसार ढले, चाहे वो, चाहे ये हाथ उस पे लगे, चाहे ये उस पे लगे, बजनी तो ताली है तो वो अनुकूलन है। तो आइए फिर देखते हैं सिमुलेशन दोबारा से कि इसके अंदर क्या होगा। अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बालक पास्ट नॉलेज का सहारा लेता है। तो आपको जिस डेफिनेशन में ये वर्ड मिल जाए, पास्ट नॉलेज यूजफुल, पास्ट नॉलेज यूजफुल, क्योंकि पास्ट नॉलेज का सहारा लिया गया, आपको मिल जाए पास्ट नॉलेज यूजफुल है कोई नए काम को करने के लिए, प्रीवियस नॉलेज यूजफुल है, समझ लेना उत्तर एसिमुलेशन आएगा। अब एक इसकी चारों नहीं देखेंगे और सर अब एक एकोमोडेशन की देखते हैं, इससे ठीक उल्ट, एक इसकी देखी, अब एक एकोमोडेशन की, फिर एक इसकी देखेंगे, फिर एक उसकी, फिर एक इसकी, फिर एक उसकी, क्योंकि कंपेयर करते हुए चलेंगे कि उसमें क्या कहानी सर अलग से। ये रो जी समायोजन, समायोजन कहूं, इसको आत्मीकरण कहूं, लेकिन इंग्लिश में देखना एकोमोडेशन मिलेगा, इंग्लिश में एकोमोडेशन मिलेगा, हिंदी में गलत नाम भी दे सकता है, ठीक है जी। तो ये आत्मीकरण है, ये समायोजन, ये क्या होता है सर, समायोजन में पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती, यूजलेस, यूजलेस, प्रीवियस नॉलेज यूजलेस, तो आंसर होगा एकोमोडेशन। इंग्लिश में बोलूंगा मैं, हिंदी में रहने दो नाम, समायोजन है कि आत्मीकरण, मिस्टेक करेगा वो हिंदी में नाम, फिर बता रहा हूं इंग्लिश में ध्यान रखिए, एसिमुलेशन एकोमोडेशन दोनों किसके पार्ट हैं, एडेप्टेशन के। तो एकोमोडेशन क्या हुआ कि जिसमें पास्ट नॉलेज यूजलेस है, प्रीवियस नॉलेज यूजलेस है, कुछ नया करना पड़ेगा इसके अंदर, यानी प्रीवियस नॉलेज आपकी काम नहीं आ रही, पुरानी किताबें आपने पढ़ी, मान लो कि आपने 8वीं 7वीं में पढ़ के आए और 8वीं का ज्ञान 9वीं में काम आ गया, और 9वीं में काम आ गया, इसका मतलब प्रीवियस नॉलेज यूजफुल हो गई, फिर तो उत्तर होगा एसिमुलेशन। क्या होगा जी, एसिमुलेशन। और लेकिन 8वीं की पढ़ी हुई किताबें, 9वीं का एकदम नया सिलेबस पढ़ना है कि यहाँ पढ़ के 9वीं इंग्लैंड से करनी है आपको 9वीं, तो वो यूजलेस हो गया, फिर नए सिरे से पढ़नी पड़ेगी, इसका मतलब फिर आपको एकोमोडेशन करना पड़ेगा। तो पास्ट नॉलेज यूजफुल है। बताएं एक बार इतना, पहली वाली डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई क्या दोनों में, पास्ट नॉलेज यूज हो रही है, प्रीवियस नॉलेज आपका काम आ रहा है आगे के काम में, तो एसिमुलेशन है। और प्रीवियस नॉलेज, पास्ट नॉलेज आपकी यूजलेस है, काम की नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो वो कहलाया एकोमोडेशन। बोलिए इतनी बातें क्लियर हैं या नहीं, एक बार इतना बता दीजिए। एक एक डेफिनेशन समझा दी, फिर अथवा वाली और समझाऊंगा, आगे की भी समझाऊंगा, इतनी वाली आप सभी की यहां तक क्लियर हो गई क्या, एक बार ये बताइए। एक बार कमेंट चाहूंगा, यहां तक आपका क्लियर है क्या। जल्दी, यस सर यस। चलिए इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं दोनों की, कि अथवा के रूप में ये ना आए तो ये आ जाए। तो देखिएगा, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाएगा जी,
एसिमिलेशन, यानी कि कंबाइनिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, जब कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को तो एसिमिलेशन। क्योंकि अभी तो बताया 8वीं का नॉलेज 9वीं क्लास में यदि काम आ रही है, इसका मतलब कनेक्ट हो गया, प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज से कनेक्ट हो पा रही है, तो क्या हो गई जी, तो हो गया एसिमिलेशन। पास्ट नॉलेज यूजफुल ही तो हुई, तभी तो कनेक्ट कर पाए। पुराना ज्ञान, सर जी यहाँ स्कीमा वर्ड आया है, स्कीमा आया है क्या? पुराना ज्ञान, ये ज्ञान ही में स्कीमा बोल सकता है, यदि नहीं भी आया हो अगले में आया होगा। पुरानी सोच या स्कीमा है, सोच कहूं, स्कीमा कहूं, ज्ञान कहूं, स्कीमा क्या है? स्कीमा भी प्याजे द्वारा यूज किया हुआ कंसेप्ट है, याद रखिए आगे आएगा स्कीमा। फिर भी मैं बता देता हूं, स्कीमा एक प्रकार का ज्ञान का ही पर्यायवाची है। जी हाँ, क्या है जी? स्कीमा एक प्रकार का ज्ञान का पर्यायवाची है। स्कीमा इज ए, सर इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में भी स्कीमा, हिंदी में भी स्कीमा। स्कीमा इज ए नॉलेज ऑफ गोडाउन, नॉलेज ऑफ गोडाउन, भंडार ग्रह, ज्ञान का भंडार ग्रह स्कीमा कहलाएगा। साइनोनियम ऑफ नॉलेज, ज्ञान का पर्यायवाची ही स्कीमा कहलाएगा। हम ज्ञान ले रहे हैं, वही हमारा स्कीमा है। तो यानी कि समझे, स्कीमा में बार बार बोल भी दूं क्योंकि प्याजे ने अपनी थ्योरी में बार बार स्कीमा बोला। तो आइए, यदि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ आप जोड़ पा रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हो गया एसिमिलेशन। और आइए अब एक्मोडेशन में, पुरानी नॉलेज या स्कीमा को, इसका मतलब जोड़ नहीं पाए, परिवर्तन करना पड़ जाए, मॉडिफिकेशन करना पड़ जाए, चेंजिंग या मेन, यहाँ पे मॉडिफिकेशन वर्ड देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है जी? मॉडिफिकेशन। याद रखिए, ये वर्ड जिस डेफिनेशन में मिल जाए ना, इंग्लिश में देख लेना, इंग्लिश में देख लेना, हिंदी मीडियम वाले भी, मॉडिफिकेशन पूरी लंबी डेफिनेशन दे दे और उस लंबी डेफिनेशन में आपको मॉडिफिकेशन वर्ड मिल जाए ना, आंख बंद करके आप एक्मोडेशन उत्तर लगा देना, गलत नहीं होगा। चाहे डेफिनेशन समझ ना आए आए, जब आपको मॉडिफाई करना पड़ जाए चीजों को, तो उत्तर होगा चेंज करना पड़ गया। इसका मतलब पुरानी सोच में बदलाव करना पड़ गया। देखो, पुराना, इसका मतलब मैंने बताया कि 8वीं यहां से की, इंडिया से 9वीं इंग्लैंड से करनी पड़ जाए, तो पुरानी सोच को बदलाव करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ न्यू करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन या न्यू क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना पड़ जाए या मॉडिफिकेशन करना पड़ जाए, तो होगा एक्मोडेशन। और पास्ट नॉलेज काम आ रही है, पुराना ज्ञान काम आ रहा है, पुराना ज्ञान नए ज्ञान के साथ जुड़ पा रहा है। पास्ट नॉलेज न्यू नॉलेज का एग्जांपल भी देके बताऊंगा, जैसे दे भी रहा हूं साथ के साथ, 8वीं की नॉलेज 9वीं में काम आ रही है, सिलेबस 60% वही है, थोड़ा बहुत नया पढ़ना है बस, तो पुराना ज्ञान नए के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं, तो वो हो गया हमारा एसिमिलेशन। और पुराना ज्ञान कुछ और था, नया ज्ञान बिल्कुल डिफरेंट आ गया, तो हमें चेंज करना पड़ेगा अपनी सोच में, अपने स्कीमा में। पास्ट नॉलेज या पास्ट स्कीमा या प्रीवियस नॉलेज, कुछ भी वर्ड यूज करूं मैं, पास्ट नॉलेज, पास्ट स्कीमा, प्रीवियस नॉलेज, इसमें चेंज करना पड़ जाए, इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ जाए, तो एक्मोडेशन कहलाएगा। बताइए दूसरी डेफिनेशन भी क्लियर है क्या, कि एसिमिलेशन क्या होगा, एक्मोडेशन क्या होगा? बेशक ये वाली डेफिनेशन भी आई, तो बताइए उड़ा देंगे क्या? कमेंट कीजिए, उड़ा देंगे क्या? 2 नंबर डेफिनेशन दो दो बता दी है, दोनों की एक एक फिर बता दी है, एक दूसरे की उल्ट। तीसरी पे चलेंगे, फिर तीसरी पे चलेंगे, एसिमिलेशन की और क्या डेफिनेशन पेपर में आ सकती है? यस, बताइए, कमेंट करो एक बार, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट से। हाँ जी, यस यस, चलिए, क्लियर है तो चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, मतलब टाइप नंबर 3 कहूँ या तीसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। तीसरी डेफिनेशन बड़ी टाइट डेफिनेशन है, थोड़ा सा फर्क है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखिए पढ़िए, पुराने, एसिमिलेशन की पढ़ रहे हैं पहले, पुराने, पुराने विचारों तथा अनुक्रियाओं, इसको विचार कहूं, स्कीमा कहूं, अनुक्रिया कहूं, टेंशन मत लेना, एक ही बात है। पुराने विचारों तथा अनुक्रियाओं में नए विचारों या अनुक्रियाओं का समावेश करना। अच्छा जी, सर समझ नहीं आई, अरे अगली दिखाऊंगा तो भी समझ नहीं आनी, पढ़ो अगली, तीसरी यहाँ पे, पुराने विचारों व अनुक्रियाओं का नए विचारों में, नए विचारों व अनुक्रियाओं में, वह आएगा यहाँ पर, यहाँ पे वह आएगा, वह,
ठीक है जी। तो अपने पुराने विचारों व अनुक्रियाओं में अनुक्रियाओं का नए विचारों व अनुक्रियाओं में समावेश करना। सर ये वाली समझ नहीं आई सर, ये वाली तो सेम कॉपी पेस्ट दिख रही है। अरे पगलो नहीं, सेम नहीं है। आइए फिर पढ़ाता हूं। यहां लिखा है पुराने विचारों में, विचार और अनुक्रिया एक ही चीज है। विचार, ज्ञान, स्कीमा, अनुक्रिया एक ही है वो सब। एक बार विचार पढ़ लो इसको। पुराने विचारों में नए विचारों को डाल देना। यहां तो ये लिखा है कि पुराने गिलास में बड़े गिलास में छोटे गिलास को डाल दूं, और वहां पता क्या लिखा है, छोटे गिलास में बड़े को डाल दूं। मतलब यहां तो लिखा ही साथ पे ये हाथ मार दूं, वहां लिखा है ही साथ पे ये वाला हाथ मार दूं। ताली अभी भी बजी है, ताली उस टाइम भी बजी है, और दोनों हाथों से ताली ही बजी है, मतलब एडेप्टेशन है। मतलब एनवायरमेंट को या तो यहां लिखा है कि या तो एनवायरमेंट को अपने अनुसार ढाल दूं या एनवायरमेंट के अनुसार मैं खुद डल जाऊं। तो मतलब एक तो बड़े गिलास को, इस गिलास को इसमें डाल दूं, और एक जगह लिखा है उस गिलास को उसमें डाल दूं। इतना सा फर्क है। दिखाऊं कैसे? देखो, एसिमिलेशन पढ़ो, एसिमिलेशन पढ़ेंगे पुराने विचारों में। देखो इस वर्ड को पढ़ो, कह रहा है पुराने विचारों में नए विचार फिट हो गए, तो इसका मतलब एसिमिलेशन है। इसका मतलब पुराना ज्ञान काम आ रहा है। पुराने विचारों में, पास्ट स्कीमा में न्यू स्कीमा चला गया। पुराने विचारों में, ये पुराना विचार है मेरा, मान लो ये हाथ पे, ये नए विचार आ रहे हैं बाहर से, एनवायरमेंट से, तो पुराने विचार में नया विचार फिट हो गया। पुराने विचारों में, पुराने स्कीमा में, पास्ट नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड हो गई। तो याद रखना, पास्ट नॉलेज में न्यू नॉलेज ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा? पास्ट नॉलेज में न्यू आइडियाज, न्यू रिस्पॉन्स, न्यू नॉलेज ऐड हो जाएं। ठीक है जी। तो जब ऐड करने की बात हो, ऐड करने की बात हो तो आपका क्या होगा जी? याद रखना, एसिमिलेशन। क्योंकि पुराना ज्ञान, इसका मतलब अभी भी काम आ रहा है, इसके अंदर चीजें पास्ट में ही डलती जा रही हैं, न्यू नॉलेज भी। और उसमें क्या लिखा है सर? देखो उसमें क्या लिखा है, उसमें उल्टा है, पुराने विचारों का नए में डालना। पुराने वाले को अब नए में डालना पड़ेगा। इसका मतलब पुराना काम नहीं आया भाई साहब, पुराना रद्दी का कूड़ा बन गया। अब इसमें पुराने का नए में डालना है, पुराने का नए में डालना है। उसमें था पुराने में, पुराने में नए को डालना, पुराने में नए को डालना। तो यूज हो रहा है। इसका मतलब पुराने में ही नया डलता जा रहा है। 8वीं क्लास के ज्ञान में ही 9वीं वाला क्लास का ज्ञान भी ऐड होता जा रहा है, क्योंकि 60% तो वही काम, 40 और ऐड कर लिया तो 9वीं का ज्ञान मिल गया। और बिल्कुल डिफरेंट ज्ञान लेना हो, 8वीं में कुछ और था, 9वीं में किताबें ही नहीं आ गई, सिलेबस नहीं आ गया, इसका मतलब है उस पुराने ज्ञान को ही उठा के इस नए में डालना पड़ेगा अब। और जब नए में डालने की बात आ जाए तो फिर एकोमोडेशन, पुरानी चीज काम आ रही है, पास्ट नॉलेज यूजफुल हो रही है, समझ लो एसिमिलेशन। और न्यू नॉलेज यूज हो रही है, पास्ट नहीं हो रही यूज, पुराने को तो नए में डालना पड़ेगा अब एकोमोडेशन कहलाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर हो गई क्या? सर नीचे नहीं दिख रहा, नीचे वाली क्या लिखी है? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, नीचे वाली अभी दिखा देता हूं मैं आपको, 1 सेकंड का वेट। चलिए, अब आपको अब आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे क्या लिखा है, वो चीजें अब दिख रही होंगी। ठीक है जी। चलिए, लो जी, इतनी बातें क्लियर हो गई ना? इतनी बातें सबको क्लियर हो गई, यानी तीसरी डेफिनेशन भी दोनों की क्लियर हो गई होगी। मैं और भी एग्जांपल दूंगा, चिंता मत करो, एग्जांपल ढेरों दूंगा। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 2 नंबर का सवाल पक्का आता है यहाँ से, कोई भी लेवल दें, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। ठीक है जी। चलिए, चौथी डेफिनेशन पढ़ते हैं दोनों की। चौथी क्या कहती है जी? यदि हम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना दें तो आत्मसातकरण है, यानी एसिमिलेशन है। कब है? जब हम, एक तो हम हैं, एक हमारा एनवायरमेंट है। मैंने कहा था शुरू में ही, अपने और एनवायरमेंट के बीच तालमेल बनना, चाहे वो कैसे भी बने, चाहे एनवायरमेंट के अनुसार हम ढलें या एनवायरमेंट हमारे अनुसार चले, मतलब कहलाए तो एडेप्टेशन ही गा, क्योंकि ये दोनों बच्चे एडेप्टेशन के ही हैं। अब दोनों बच्चों में से एक चीज इसको मिल गई, एक उसको। बोला जी जब एनवायरमेंट अपने अनुसार चलेगा तो बोला एसिमिलेशन है, और हमें एनवायरमेंट के अनुसार चलना पड़ जाए तो एकोमोडेशन है। तो इसमें क्या लिखा है? परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना दें, इसका मतलब हमारी पास्ट नॉलेज ही यूजफुल हो रही है, यानी परिस्थितियों को अपने अनुकूल चलाएं, मतलब अपने अनुसार चल रही है चीजें, तो एसिमिलेशन है। इसका मतलब है
तो आत्मसात कर्ण है। और लेकिन वहां क्या है सर, यहां है यदि हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाए तो समायोजन या एक्मोडेशन कहलाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाएं, ठीक है जी, वी अडॉप्ट टू द सरकमटेंस, इट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो हम परिस्थितियों के अनुकूल बन जाएं। भाई एक तो देखो एनवायरमेंट है, जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं, सर एग्जांपल बता दो ना। एग्जांपल तुम्हें ढेरों बताऊंगा, चिंता मत करो। एक बार ये देखो सिंपल एग्जांपल, ढेरों एग्जांपल से ही सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए ये वाला एग्जांपल देखिए। सरल जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद पूर्व अनुभव के आधार पर कठिन जोड़ घटा के सवाल हल करना, बताइए प्याजे के अनुसार क्या है? ए ऑप्शन मिलेगा एसिमिलेशन, बी एक्मोडेशन, सी मिलेगा इक्विलिब्रेशन, डी कुछ और एडेप्टेशन ऐसे दे देगा। तो उत्तर होगा एडेप्टेशन। तो सब में होगा, चाहे सिमुलेशन चाहे एक्मोडेशन, लेकिन जब उस प्रॉपर एडेप्टेशन टेक्निक रहेंगे, जब प्रॉपर उसके बच्चे का नाम दे दिया एडेप्टेशन के का, क्या नाम दे दिया भाई, एसिमुलेशन आए कि एक्मोडेशन आए, फिर उन्हीं में से टिक होगा। तो सरल जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद पूरा अनुभव के आधार पर देखो, पास्ट अनुभव पास्ट एक्सपीरियंस काम आ रहा है, और पास्ट एक्सपीरियंस काम आ रहा है तो मतलब उसी के बेस पे यदि आप कठिन जोड़ घटा के सवाल सोल्व कर पा रहे हैं, डिफिकल्ट सवाल सोल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब काम आया ना, पास्ट नॉलेज काम आया, तो एसिमुलेशन है। और यदि यही एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता, सरल जोड़ घटा के सवाल सीखने के बाद यदि गुणा भाग के सवाल आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब पास्ट नॉलेज फिर काम नहीं आई, और काम नहीं आई तो फिर उत्तर एक्मोडेशन। इसका मतलब फिर कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, इसका मतलब है मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा पास्ट नॉलेज में, और मॉडिफिकेशन करना पड़ गया तो फिर एक्मोडेशन कहलाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरा एग्जांपल देता हूं सर, ये देना कि हम परिस्थितियों के अनुकूल ढलें, और ये वाला देना, आइए ये वाला देता हूं। जैसे कि एक लड़की पहले पीहर में रहती थी, और पीहर में वो अलग ढंग से रहती थी, कोई पर्दा प्रथा नहीं करना था, कुछ और नहीं करना था। जैसे ही ससुराल में आई एकदम से उसका परिवेश चेंज हुआ, परिवेश चेंज होने के कारण उसे बहुत सारा चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे अपने समाज में ज्यादातर पर्दा प्रथा भी चली हुई है, तो वहां पे एकदम चेंज लाना पड़ता है, यानी उस बहू बन गई, वो बेटी से बहू के रूप में बदल गई, और फिर उसे बहू के अनुसार रहना पड़ता है, सास के अनुसार चलना पड़ता है। तो बहू का सास के अनुसार चलना, बहू का सास के अनुसार चलना, बहू का सास के इशारों पर नाचना, बहू का सास के ऑर्डर को फॉलो करना, बहू को समाज ससुराल वाले समाज के हिसाब से चलना, तो उस समाज के हिसाब से, उस ससुराल वाले परिवेश के हिसाब से, या वो सास भी परिवेश हो गई उसके हिसाब से चलना, तो क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा एक्मोडेशन। तो बहू का वहां क्या हुआ? एक्मोडेशन, क्योंकि बहू ने परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ा, तो वो एक्मोडेशन कहलाएगा। और यदि उस बहू में कोई परिवर्तन नहीं आया, कहा मैं तो ऐसे ही रहूंगी सास, यानी सास 10 नंबरी, बहू 13 नंबरी थी, और बहू बोले मैं तो पीहर में बिना पर्दा रहती थी, अरे सास तू देख क्या रही है, मैं तो अभी भी बिना पर्दा रहूंगी, मैं खुले बालों को यूं ही गिरा करके ऐसे ही घूमूंगी, सास तेरी नहीं चलने दूंगी। और सास की नहीं चलने दी मतलब उस सास को भी अपने अनुकूल बना लिया, इसका मतलब सास को इशारों पे नचा लिया। तो बताइए वहां बहू का क्या है? तो वहां बहू का क्या है? एसिमिलेशन कहलाएगा, क्योंकि बहू ने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया, और बहू ने परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया, तो वह बहू द्वारा क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन। और बहू परिस्थितियों के अनुसार डल गई, बहू सास के अनुसार चली, तो वहां बहू ने क्या करना पड़ा? अपने आप में बदलाव करना पड़ा, और मॉडिफिकेशन करना पड़ा, अपने पुराने स्कीमा में, पीहर वाले स्कीमा में बदलाव करके ससुराल में न्यू चेंजेस लाने पड़े, ससुराल के अनुसार ढलना पड़ा, तो वो फिर न्यू चेंजेस मॉडिफिकेशन करना पड़ा, तो वो क्या कहलाया? एक्मोडेशन कहलाया। एक बार बताएंगे, इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है या नहीं आ गई? ढेरों एग्जाम्पल मैं आपको और भी देने वाला हूं, क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल छपने हैं, और एग्जाम्पल से ही सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जल्दी से बात बताएंगे, इतनी आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ये सारे एग्जाम्पल सभी यहां तक आप सबको क्लियर है या नहीं? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, इतना आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? फटाफट बताइए भाई, शाबाश, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट को लेंगे। हाँ जी, यस सर, यस बिल्कुल क्लियर है सर, डन, यस, ओके। चलिए, यदि इतनी बात क्लियर है, आइए और भी एग्जांपल लेते हैं। आखिर ये एसिमिलेशन और एक्मोडेशन आखिर होता क्या है, और दूसरे एग्जांपल से एसिमिलेशन और एक्मोडेशन को समझने की कोशिश करते हैं फटाफट से। तो आइए, यदि हम यहाँ पर बात करते हैं फटाफट से, किस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिएगा कि आप कभी दुकान पे जाते होंगे, ठीक है जी, शोरूम पे जाते हैं, और शोरूम पे जाते हैं
तो वहां पर शोरूम में वो बड़े बड़े बक्से से होते हैं ना, खाली बक्से मान लो, जो खाली बक्से हैं वो स्कीमा है एक प्रकार से। सुनो, वो बक्से रखे हैं, मतलब क्या बोलेंगे इन्हें, स्टैंड कह लो, बक्से कह लो, कुछ भी कह लो, जिसमें वो अलग अलग साबुन रखे होते हैं। साबुन भाई इस एरिया में साबुन है, इसमें शैम्पू रखे, इसमें तेल रखे हैं। किसी भी आप बाजार के अंदर किसी दुकान पे, बड़े शोरूम वगैरह किसी ऐसे दुकान पे जाते हैं, ठीक है। तो वहां यदि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, तो वो जो खाली बक्से रखे हैं वो एक प्रकार से स्कीमा है, एक प्रकार से आपका चिप है। दूसरे, चलो एक चिप का एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले चिप का एग्जांपल देता हूं, एक बार उसको छोड़ रहा हूं दुकान वाले को, ढेरों एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल जैसी चीजें क्लियर होंगी, पेपर में एग्जांपल ही आएगा। आजकल तो फोन की ही मेमोरी इतनी आने लगी कि पूछो ही मत। पहले चिप आया करती, पहले याद करो, फोन की मेमोरी थोड़ी आया करती, चिप आया करती, वो चिप ही स्कीमा है। चिप ही अपने आप में स्कीमा, आगे स्कीमा का कंसेप्ट आएगा, लेकिन बार बार मैं स्कीमा, क्योंकि इसने प्याजे ने यहाँ सोच स्कीमा एक ही बात है, इसलिए बार बार स्कीमा वर्ड यूज कर रहा हूँ। वो चिप ही अपने आप में क्या थी, स्कीमा, ज्ञान का भंडार ग्रह, यानी वो भंडार ग्रह था, गानों का भंडार ग्रह था वो चिप। उसमें गाने डलवाते थे, सॉन्ग डलवाते थे, फिल्म डलवाते थे, नाटक डलवाते थे, कुछ भी एनीथिंग डलवाते थे। तो वो ज्ञान का भंडार ग्रह, उसके अंदर चीजों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, वो स्कीमा कहलाया, ठीक है जी। तो वो चिप तो थी स्कीमा। अब उस चिप में आपने बनाए फोल्डर, चिप में क्या बनाई जी, आपने बनाए फोल्डर। मान लो कि एक फोल्डर आपने बना लिया हिंदी सॉन्ग का, एक फोल्डर बना लिया पंजाबी सॉन्ग का, एक फोल्डर मान लो बना लिया हरियाणवी सॉन्ग का, ऐसे मान लो 3 फोल्डर बनवा लिए। और ऐसे में क्या हुआ कि मान लो कि आपने पंजाबी सॉन्ग में सॉन्ग डाल रखा है, कि बब्बू मान का सॉन्ग डाल रखा है। अब जैसे ही एक बब्बू मान का और नया गाना आया, तो बब्बू मान का नया गाना आया, जाते ही आपने उसे भी पंजाबी सॉन्ग वाले फोल्डर में डलवा लिया। बताइए यह क्या है, बताइए प्याजे के अनुसार ये एसिमिलेशन है कि एक्मोडेशन? फटाफट से कमेंट चाहूंगा, आखिर ये क्या है? यस, एसिमिलेशन सर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एसिमिलेशन क्यों हुआ? क्योंकि पुराना ज्ञान काम आ गया, पुराना फोल्डर ही काम आ गया, नया नहीं करना पड़ा। और पुराना ज्ञान जब काम आ जाए तो एसिमिलेशन कहलाया, क्योंकि पंजाबी सॉन्ग का फोल्डर बना रखा था और पहले बब्बू मान के गाने उसमें पड़े थे, तो उसी में बब्बू मान का नया गाना भी ऐड हो गया। तो उसी में चीजें ऐड करते जाएं, पुराने स्कीमा में ही नई चीजों को भी ऐड करते जाएं, पुराने में नए का ऐड कर देना, नए को ऐड कर देना। तो क्या कहलाया जी? एसिमिलेशन कहलाया। अब सुनो, वहां पे बब्बू मान की बजाय गाना आ जाता जी, मान लो कि किसका गाना, सिद्धू मूसेवाले का आ जाता, फिर सर एक्मोडेशन हो जाता। अरे पगलो नहीं, फिर भी एसिमिलेशन होता सर, क्यों? बब्बू मान का था से पहले। अरे फोल्डर किसका बना रखा आपने, देखो बाहर, पंजाबी सॉन्ग का, तो बब्बू मान के भी पंजाबी सॉन्ग हैं, सिद्धू मूसेवाले के भी, तो उसका गाना भी तो आप किस फोल्डर में डलवाओगे? पंजाबी सॉन्ग वाले फोल्डर में। इसका मतलब पुराना फोल्डर काम आ गया, उसी फोल्डर में चीजों को ले जा रहे हो, तो एसिमिलेशन कहलाया। अब मान लो कि गाना आ गया उर्दू, और उर्दू गाना आपको पसंद है, और आपके फोल्डर क्या क्या थे? फोल्डर था जी हिंदी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग और हरियाणवी। उर्दू सॉन्ग का तो फोल्डर ही नहीं है। इंग्लिश गाना आ गया, इंग्लिश सॉन्ग का तो आपने फोल्डर नहीं बनवा रखा, और आज इंग्लिश सॉन्ग सुनने का चेंज मूड किया, तो इसका मतलब आपको एक नया फोल्डर बनवाना पड़ेगा इंग्लिश सॉन्ग का, उसमें डलवाना पड़ेगा। इसका मतलब मॉडिफिकेशन करना पड़ गया। अब पुराना स्कीमा काम नहीं आया, पास्ट नॉलेज, प्रीवियस फोल्डर काम नहीं आए, प्रीवियस फोल्डर यूजलेस हो गए, न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ गया, मॉडिफिकेशन करना पड़ गया, और मॉडिफिकेशन करना पड़ गया, न्यू क्रिएट करना पड़ गया। तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा? एक्मोडेशन। उम्मीद करूंगा ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब एक दुकान की तरफ ले चलता हूं, एक दुकान से एग्जांपल देता हूं आप सभी को, सुनिए ध्यान से बात को। क्या हुआ, एक दुकान या शोरूम है, उस दुकान में जो बक्से से बना रखे हैं वो खाली बक्से अपने आप में उसका भंडार गृह है, वो पूरा गोडाउन भंडार गृह है, वो पूरा शोरूम भंडार गृह है, भंडार गृह है अपने आप में स्कीमा है, ठीक है जी। यानी कि अब उसमें क्या करेगा, उसने जो बॉक्स बना रखे हैं उसमें एक बॉक्स में मान लो उसने तेल का बॉक्स बना दिया जी, एक बॉक्स में हर तरह का तेल रखा है, वहां पे बजाज का तेल रखा है, वहां पे सरसों का तेल रखा है, नारियल का तेल रखा है, हर तरह का तेल रखा है। एक बक्सा उसने मान लो शैम्पू का बना दिया जी, वहां पे ढेरों शैम्पू, हिमालय का शैम्पू रखा है, वहां पे डोव का शैम्पू रखा है। एक बक्सा उसने साबुन का बना रखा है, मान लो लक्स की साबुन रखी है, डोव की साबुन रखी, ठीक है जी। ऐसे ऐसे बक्से बना रखे हैं। अब बाहर से मार्केट से आए एजेंट, एजेंट ने कहा जी ये वाली साबुन भी बहुत बढ़िया मार्केट में आई है जी, आपके पास लक्स डव है, मैं लेके आया हूं जी डिटोल वाली साबुन। बताइए डिटोल वाली साबुन को उसमें डालेगा बक्सों में, तो वो क्या है?
तो आप कहोगे सर ये तो एसिमिलेशन है, क्योंकि साबुन नाम से बक्सा उसके पास बना हुआ है और बाहर से डिटोल साबुन आई, बेशक वो साबुन चाहे लक्स आए चाहे डिटोल आए, क्योंकि उसने तो साबुन से एक फोल्डर बना रखा है कि इसमें सारी साबुन रखूंगा, तो उसी में लक्स रखी थी, उसी में डव, तो उसी में डिटोल भी रख देगा। तो पुराने नॉलेज में, पुराने ज्ञान में, पुराने नॉलेज में, पास्ट फोल्डर में, प्रीवियस फोल्डर में, प्रीवियस नॉलेज में ही न्यू नॉलेज जा रही है, नई चीज उसी पुराने में जा रही है, तो नई चीज भी उसी में जा रही है, तो एसिमिलेशन। और अब सुनना, एजेंट आया, कहा जी ये मार्कर आया है नया, और मार्कर का उसके पास कोई फोल्डर ही नहीं था, उसके पास तो साबुन का, शैम्पू का, तेल का, इन चीजों का था, और उसे तो मार्कर बेचने का भी मन किया। कहा जी धड़ल्ले से बिकेंगे, तो एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ा। इसका मतलब पुराने फोल्डरों में परिवर्तन करना पड़ा, मतलब अपनी दुकान में चेंज करना पड़ा, थोड़ा सा एक नया फोल्डर क्रिएट करवाना पड़ा मिस्त्री बुला करके। इसका मतलब फिर वो क्या कहलाएगा, चेंज करना पड़ा, तो वो आपका एक्मोडेशन कहलाएगा। बात सबको समझ में आ गई होगी? हाँ जी सर, और एग्जांपल बताता हूं, बताइए सर। सुनिए ध्यान से, क्योंकि पेपर में इंपॉर्टेंट है, बच्चे बार बार एसिमिलेशन एक्मोडेशन गलत करके आते हैं, ठीक है जी। और यहां पर मैं बात करूं एक और एग्जांपल, इतना तो आपको क्लियर हो गया जो मैं हाथ वाला एग्जांपल दे रहा था कि ताली का बजना, एडेप्टेशन, इस हाथ को उस पे मारूं एसिमिलेशन, इस हाथ को उस पे मारूं एक्मोडेशन, और दोनों से मिलकर एडेप्टेशन ही हुआ। तालमेल तो बना ही बना है, यानी दोनों से मिलकर एडेप्टेशन। बेशक सास बहू के अनुसार चले या बहू सास के अनुसार, चलना तो जरूर पड़ेगा, आपस में तालमेल तो बैठा कर ही चलना पड़ेगा, नहीं तो जूत बजते देर नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब एडेप्टेशन तो पक्का करना पड़ेगा, तालमेल तो बैठाना पड़ेगा। फिर वो तालमेल चाहे बहू सास के अनुसार चले या सास बहू के अनुसार, फिर वो प्रक्रियाएं एसिमिलेशन और एडेप्टेशन कहलाई। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। और एग्जांपल देता हूं इनका। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके पास जीरो है, कोई नॉलेज नहीं है, इसका मतलब उसका स्कीमा खाली है, उसकी बुद्धि, उसकी चिप खाली पड़ी है। अब उसकी चिप खाली है, तुरंत उसके सामने, ध्यान से सुनना, उसके सामने मान लो कि बिल्ली आई। क्या आई जी? काले रंग की बिल्ली आई, और काले रंग की बिल्ली को देख करके पापा से पूछा, पापा पापा ये क्या? पापा ने बताया बेटा ये बिल्ली है। उस बिल्ली के चित्र को, उस बिल्ली की इमेज को जो बच्चा है वो कहां ले गया जी? उस बिल्ली की इमेज को बच्चा ले गया है जी आपके दिमाग में, ले गया है, दिमाग में फिट कर लिया है। अब बिल्ली के चित्र को दिमाग में तो ले गया, अब बात ये उठती है सर ये क्या था? ये था स्कीमा। उस बिल्ली के चित्र को बच्चा दिमाग में फिट कर लेता है, ये क्या कहलाया? ये स्कीमा कहलाया। अब क्या हुआ, उसके दिमाग में बिल्ली का स्कीमा बन चुका है, कैट का स्कीमा उस बच्चे के माइंड में बन चुका है। उसने एक स्कीमा बना लिया, एक कंसेप्ट बना लिया कि ऐसी ऐसी बिल्ली होती है, एक पूंछ होती है और इसकी 4 टांगे होती हैं। इस प्रकार से उसने अपना क्या बना लिया जी? स्कीमा बना लिया। तो ये अब अगले दिन तक ये क्या बन गई? उसकी प्रीवियस नॉलेज बन गई, पास्ट नॉलेज बन गई, क्योंकि आज प्रेजेंट है, कल जो आज बीता वो कल प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो उसकी प्रीवियस नॉलेज बन गई। अब 2 दिन बाद वो क्या देखता है? एक छोटे से पिलूरे को देखता है। एक छोटे से पिलूरे को जब देखता है, यानी कुत्ते के बच्चे को, और कुत्ते का बच्चे का रंग भी काला था, और ठीक उस बच्चे को लगा हाँ हाँ यार ये तो कल परसों ही मैंने ऐसा ऐसा देखा था, और अपने पापा को कहा पापा पापा बिल्ली, और पापा ने कहा अरे नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं, ये कुत्ता है, ये कुत्ते का बच्चा अथवा पिलूरा है, ये पप्पी है। तुरंत बच्चा डिसइक्विलिब्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डिसइक्विलिब्रेट। सर ये तो बताया नहीं आपने, चलो ये बाद में बताएंगे, इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। यानी अब बच्चे को क्या करना पड़ेगा? अब बच्चे को पुराने स्कीमा में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तो पुराना स्कीमा ये बना बैठा था कि हर काले रंग की बिल्ली होती है। बच्चा तो पुराना स्कीमा ये बना बैठा था कि ऐसा ऐसा जानवर मुझे दिखा तो मैं तो सबको बिल्ली बोलूंगा। और बच्चे को पापा ने कहा कि पापा ने बच्चे को कहा नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं, ये तो डॉगी का बच्चा पप्पी है। इसका मतलब पुराने स्कीमा में बच्चे को बदलाव करना पड़ा और मॉडिफिकेशन करना पड़ा। इसका मतलब आगे से बच्चा ध्यान रखेगा, अलग से फोल्डर बनाना पड़ा। अरे यार ये तो बिल्ली वाले फोल्डर में नहीं जाएगा, ये तो पप्पी वाले फोल्डर में चला गया। तो इसका मतलब वो फिर क्या कहलाएगा? एडेप्टेशन नहीं, वो सॉरी समायोजन या एक्मोडेशन कहलाएगा फिर, क्योंकि पुराने सोच में क्या करना पड़ा है? बदलाव करना पड़ा। अब सुनिए दूसरा, एक बच्चे ने काले रंग की बिल्ली को देखा था, और काले रंग की बिल्ली देखने के बाद पापा से पूछा पापा ये क्या? पापा ने बताया बेटा बेटा ब्लैक कलर की कैट है,
काले रंग की बिल्ली है। अब 2 दिन के बाद या अगले दिन उस बच्चे ने सफेद रंग की बिल्ली को देखा। बच्चे के दिमाग में स्कीमा बना हुआ था कि हाँ यार, पापा ने दिखाई थी कल, है तो ये भी वैसी ही, यानी पूंछ भी वैसी नजर आ रही है, छोटी छोटी टांगे भी, बस कलर थोड़ा सा व्हाइट है। और पापा से कहा, पापा ये भी बिल्ली है ना, कैट है ना? पापा ने कहा हाँ बेटा, सही पहचाने हैं। इसका मतलब ये क्या था? ये कहलाएगा फिर आपका एसिमिलेशन कहलाएगा, यानी कि पुराना ज्ञान उसका क्या हो रहा है जी, यूज हो गया। कल जो बिल्ली देखी थी वो बिल्ली की तस्वीर आज भी उसे यों की यों देखने को मिली है, और आज भी वो तस्वीर यदि यों की यों देखने को मिल रही है तो इसका मतलब फिर वो क्या कहलाया? वो हमारा कहलाया जी एसिमिलेशन। तो पास्ट नॉलेज यूजफुल हो गई है तो एसिमिलेशन। और वहां बिल्ली की जगह वो पप्पी था, उसको बिल्ली कह बैठा था, और फिर पापा ने जब मना किया, डिसइक्विलिब्रेट हुआ, फिर इक्विलिब्रेशन करने के लिए फिर उसे उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा अपनी पास्ट नॉलेज या पास्ट स्कीमा में, और फिर वो क्या कहलाया था जी? फिर वो आपका एक्मोडेशन कहलाया था। बताइए इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई है या नहीं हो गई? एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपका इतना जानना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे के कंसेप्ट को जानते हैं फटाफट से। यस सर, यस, बिल्कुल डन, यस क्लियर। यानी मुझे अब उम्मीद रहेगी कि आगे से यहाँ पे आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ से कोई सवाल आता है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। यहाँ पे इक्विलिब्रेशन बोलेंगे सही से तो इस वर्ड को, ठीक है जी, इक्विलिब्रेशन। यहाँ लिख दें क्या? हाँ जी, इक्विलिब्रेशन। ये जो मैं अभी वर्ड यूज कर रहा था ना, इक्विलिब्रेशन, सर ये क्या होता है? इक्विलिब्रेशन का मतलब है बैलेंस बनाना। मेन मैंने वहां भी मेन कीवर्ड भी बताए थे, कुछ डेफिनेशन समझ में ना आए तो मेन कीवर्ड मैंने इसमें भी बताए कि यहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन या न्यू क्रिएट देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे ढेरों सारे। और यहाँ पे मैंने बताया था पास्ट नॉलेज यूजफुल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा जी यहाँ पर? पास्ट नॉलेज यूजफुल। पास्ट नॉलेज क्या हो रही थी जी यहाँ पर? यूजफुल हो रही थी, ये वर्ड आपको देखने को मिला। प्रीवियस नॉलेज यूजफुल ये देखने को मिले, ठीक है जी। यहाँ क्या देखने को मिलेगा सर? बिल्कुल एक वर्ड में बात करूं तो यहाँ बैलेंस वर्ड देखने को मिलेगा। कुछ डेफिनेशन समझ आए ना आए, लेकिन ये एक वर्ड आप पकड़ जाएंगे तो आप मार बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है जी। बैलेंस वर्ड को पहचान लेना। बैलेंस वर्ड जिस डेफिनेशन में दिखे वो इक्विलिब्रेशन होता है। आखिर क्या होता है यदि हम पूरी कहानी की बात करें? सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या होता है जी? बच्चा पुराना स्कीमा ले जाता है। पुराना स्कीमा जब बच्चा ले जाता है तो वो क्या करता है? वो एसिमिलेट करता है। फिर बच्चे के सामने कोई नई चीज आती है, नई चीज आते ही बच्चा डिसइक्विलिब्रेट हो जाता है, मतलब अपना बैलेंस खो देता है। जैसे देखा था बिल्ली को, आ गया कुत्ता, बच्चा बिल्ली कुत्ते को बिल्ली कह रहा था और बच्चा, पापा ने मना किया तो बच्चा कंफ्यूज, यानी कंफ्यूजन पैदा होना डिसइक्विलिब्रेशन है। कंफ्यूजन पैदा होना क्या है जी? कंफ्यूजन पैदा होना डिसइक्विलिब्रेशन कहलाएगा। इतनी बात ध्यान रखेंगे। और फिर पापा ने बताया बेटा ये भी बिल्ली, फिर उसी चीज को दिमाग में बच्चा, ये बेटा ये बिल्ली थी, ये कुत्ता है, फिर दिमाग में उन तस्वीरों को, उन इमेजेस को भी ले जाता है। फिर वापस से बच्चा इक्विलिब्रेट होने लगता है और वापस से बच्चा फिर एसिमिलेशन करता है। और ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। एसिमिलेशन चला, एसिमिलेशन के बाद बच्चा, नई चीज आएगी तो बच्चा होगा डिसइक्विलिब्रेट। डिसइक्विलिब्रेट के बाद बच्चे को या बड़ों के द्वारा बताया जाएगा बेटा टेंशन मत ले, कंफ्यूजन पैदा मत कर बेटा, ये वाली चीज दिखे तो ऐसी है। फिर बच्चे में थोड़ा सा इक्विलिब्रेशन आएगा। इक्विलिब्रेशन आएगा यानी बच्चा चीजों को फिर क्या करेगा? एक्मोडेशन करेगा। और आज जो चीज एक्मोडेट की है कल तक वही चीज वापस एसिमिलेट बन जाएगी। जो आज प्रेजेंट है कल वो पास्ट बन जाएगा। आज जो चीज, अब बिल्ली, तो आज बच्चे को सिर्फ बिल्ली पता थी, लेकिन जब आज कुत्ते को भी देखा तो कल आने वाले समय में, आज तो कुत्ते को क्या किया था बच्चे ने? बिल्ली की जगह कुत्ते को एसिमिलेशन किया था। 2 दिन बाद वही बिल्ली कुत्ते दोनों की स्कीमा उसके पास हो गई। इसका मतलब अब दोनों एसिमिलेशन में चले गए हैं। ऑटोमेटिक फिर वो चीजें पुरानी बन गई हैं, ठीक है जी, क्योंकि फिर आपके पास नया फोल्डर भी तैयार हो गया। आज फोल्डर इंग्लिश गानों का आपने बनवाया था तो आज तो नया बनवाना पड़ा था, तो एक्मोडेशन था। लेकिन अब आने वाले हर इंग्लिश गाने तो उस फोल्डर में डाल सकते, तो आने वाले समय के लिए तो वही चीज एसिमिलेशन हो गई। जिस चीज को आज आपने एक्मोडेट किया है तो आने वाले समय के लिए वो आत्मसात हो गई है, आपके दिमाग में बैठ गई है। फिर आने वाले समय के लिए वो चीजें सारी एसिमिलेशन बन जाएंगी। यानी पुरानी चीजें एसिमिलेशन, नई चीज एक्मोडेशन। पुरानी चीजें एसिमिलेशन, नई चीज
एकोमोडेशन। समझ गए होंगे बात को। और फिर नई भी कभी ना कभी वापस पुरानी होनी है, नई वापस पुरानी होते ही फिर वो एसिमिलेशन बन गई, है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं जी। साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन, ये क्या होता है? यह प्रत्यय या संप्रत्यय या कंसेप्ट भी अनुकूलन से मिलता जुलता होता है, यानी एडेप्टेशन के जैसा ये कंसेप्ट भी होता है। जिस प्रकार एडेप्टेशन में वो दोनों प्रोसेस थी, उसी प्रकार ये भी उससे मिलता जुलता है। इसमें अथवा इस साम्य धारण में या इक्विलिब्रेशन में, इक्विलिब्रेशन इंग्लिश में नाम है, इस इक्विलिब्रेशन में आत्मसात्करण व समायोजन अथवा आत्मकरण, आत्मसात्करण व आत्मीकरण के बीच संतुलन स्थापित करता है। मेन वर्ड आ गया ना, संतुलन स्थापित करता है। बैलेंस, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन बोलेंगे बल्कि इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट गलत लिखा है, एकोमोडेशन। बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जैसे अभी उदाहरण भी दिया था, जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बिटवीन बैलेंस होगा तो इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया था कि एक बच्चे का पहले था एसिमिलेशन, पुराना ज्ञान था बिल्ली का, बच्चे के सामने आया छोटा पप्पी, बच्चा एकदम से उसको भी बिल्ली कहता है, तस्वीर उस जैसी दिखी तो बच्चा हुआ डिसइक्विलिब्रेट, और डिसइक्विलिब्रेट हुआ इसका मतलब बैलेंस खो दिया। किसके बीच? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच, दोनों के बिटवीन बैलेंस खो दिया। फिर पापा ने बताया बेटा ऐसा ऐसा आए तो फिर ये पप्पी बन जाएगा। फिर बच्चे ने वापस से बैलेंस बनाना शुरू कर दिया कि ऐसी चीज है एसिमिलेशन, ये फिर नया सीखना पड़ा एकोमोडेशन, और दोनों के बिटवीन बैलेंस बनाया तो फिर वो प्रक्रिया उस बच्चे का इक्विलिब्रेशन हो गया। तराजू है, तराजू में जो ऊपर डंडी सी दिख रही है वो बैलेंस बनाती है कि ना तो उस तखड़ुए को नीचे जाने देना उसको, और बनिया उसके ऊपर निशाना रखता है। एक तरफ बाट होते हैं, दूसरी तरफ सामान होता है, बनिए का निशाना उसके ऊपर होता है। इक्विलिब्रेशन बना के रखता है, ना तो उस तखड़ुए को नीचे जाने देगा ना उस तखड़ुए को, दोनों को बैलेंस बना के रखता है। और जब प्राणी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बिटवीन बैलेंस बनाता है तो वो क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। और जब उनके बीच बैलेंस खो देता है तो बैलेंस का खोना डिसइक्विलिब्रेशन कहलाता है। उनके बिटवीन बैलेंस खो देगा तो डिसइक्विलिब्रेशन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आखिर एसिमिलेशन क्या होता है, सॉरी ये साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन क्या होता है, ये वाला कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यस सर, चलते हैं जी अगले पे। नेक्स्ट है आपका संरक्षण। एक बार पेपर में सीटेट में आया था संरक्षण से, जीन प्याजे द्वारा बताए हुए संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन में था कि वनों के उन्मूलन से बचाव करना, कई बच्चे तो उसी पे टिक कराए कि वनों के उन्मूलन से बचाव करना संरक्षण। ये जीके नहीं चल रही है, साइकोलॉजी चल रही है, और साइकोलॉजी में संरक्षण अथवा कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं? आइए ध्यान से सुनिएगा। संरक्षण से अभिप्राय वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने की क्षमता से है, यानी वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानने की क्षमता क्या कहलाती है जी? संरक्षण कहलाती है। कंजर्वेशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन एनवायरमेंट, अथवा दूसरे शब्दों में कहूं किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों में परिवर्तन करने से है। सर जी समझ ही नहीं आया तो आप समझाइए बिल्कुल सरल भाषा में। आइए संरक्षण या इंग्लिश में याद रखिए कंजर्वेशन आखिर क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु के अंदर से किसी बाह्य वस्तु को बदल दें लेकिन अंदर से उसकी मात्रा प्रभावित ना हो, यानी कि उसकी स्थिरता ही बनी रहती है, अंदर जो उसके मात्रा है उस मात्रा की स्थिरता यों की यों बनी रहती है, वह उसका क्या कहलाता है? वह उसका, याद रखिएगा इस बात को, संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? संरक्षण। कैसे सर? एग्जाम्पल समझाइए ना। अरे अभी समझाने वाला हूं, आपको चिंता नहीं करनी। आखिर कंजर्वेशन क्या होता है देखिए, सुनिएगा इस बात को। आइए मैं समझाता हूं। जैसे गांव में बच्चों को चाय की आदत है, चाय की लत है, और चाय की लत है तो गांव में गांव वाले बच्चे को मान लो इस कप के अंदर चाय डाल के दे दी, ये ले बेटा चाय पी ले। ये इतनी सारी चाय मान लो बच्चे को आधा कप करके दे दिया, बच्चा फेंक के मारता है, मम्मा मैं नहीं पीऊंगा, ये चाय थोड़ी है, मैं तो भरा पीऊंगा। मम्मा अंदर गई और अंदर जा करके मम्मा ने गिलास में पलटी किया और इस चाय को इस गिलास में डाल दिया। चाय तो उतनी थी लेकिन गिलास पतला चौड़ा लंबा था, और कम चौड़ा, पतला कम चौड़ा व लंबा था। तो अब वो चाय का गिलास भर गया और बच्चे ने फटाफट से चटपट से चटमंडा दाल कर दिया, फटाफट से उसने उस चाय को खुशी खुशी पी लिया। बताइए प्याजे के अनुसार ये क्या है? तो ये संरक्षण है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये संरक्षण का अभाव है, कंजर्वेशन का लैक ऑफ कंजर्वेशन कहलाएगी ये। और आगे स्टेजेस भी आएंगी कि ये कौन सी स्टेजेस में है प्याजे के, ये बात तो आगे करूंगा, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में होगी वो बात। तो यहाँ बात करें आप
बच्चे ने खुशी खुशी उस चाय को पी लिया, इसका मतलब लैक ऑफ कंजर्वेशन। अथवा फिर समझिए कंजर्वेशन क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज ना हो, बेशक बाह्य वस्तु को बदला जाए, उसकी मात्रा स्थिर रहे, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन ना आए, उसकी मात्रा के परिवर्तन को, उसकी क्वांटिटी को बच्चा पहचानना सीख जाए। क्वांटिटी में नो चेंज, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी 50 ग्राम चाय थी तो अब भी 50 ग्राम ही चाय है, बस बाह्य वस्तु को बदलने से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे लिख देगा सिंपल, बाह्य वस्तु को बदलने से उस वस्तु के अंदर की मात्रा में कोई बदलाव ना हो, यह ज्ञान क्या कहलाएगा? तो संरक्षण का ज्ञान। और इसको पहचानने की क्षमता, इसको पहचानने की क्षमता तो संरक्षण कंजर्वेशन या नॉलेज ऑफ कंजर्वेशन, और इसको न पहचानने की क्षमता लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव कहलाएगा। और बच्चा खुशी खुशी इस चाय को पी गया तो समझो बच्चे में संरक्षण का अभाव था, क्योंकि बच्चे ने सोचा, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी देगा कि एक बच्चा चौड़े तथा कम लंबे, चौड़े तथा कम लंबे बर्तन की बजाय उसी उतनी ही मात्रा को कम चौड़े तथा अधिक लंबे में उसको ज्यादा बताता है, या इसमें चाहे कम और इसमें बोला ज्यादा है, तो बताइए यह बच्चे का क्या है? प्याजे के अनुसार तो उत्तर आएगा यह संरक्षण का अभाव है। और यदि पूछ ले बच्चा कौन सी स्टेज में जी रहा है, तो ये तो आगे आप कमेंट करके बताइए बच्चा कौन सी स्टेज में जी रहा है, क्योंकि कल स्टेजेस भी आने वाली हैं, उनमें सारे पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई होगी। और एग्जाम्पल बताइए सर, आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। यहाँ पर समझिएगा, जैसे एक बार यूपी टेट में भी आया था, ये मेरे पास मान के चलिएगा कि एक बर्फी है, या मान के चलते हैं चलो कितनी, 3 बर्फी मान लेते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, 3 बर्फी मानता हूं, 1 2 और 3। घर में 2 बच्चे हैं, और ध्यान से बात को सुनेंगे, 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में से क्या हुआ जी, एक बच्चे ने आते ही ये 2 बर्फियां उठा ली, फ्रिज से निकाल ली, और दूसरे वाला छोटे वाला बच्चा आया, उसने आते ही ये वाली एक बर्फी उठाई और रोने लगा, मम्मी मम्मी, हाय मम्मी मेरी बर्फी, क्या हुआ बेटा? उसने तो 2 ले ली, मुझे तो 1 मिली। अरे पगला रे गंधाला, मेरे को दे, तेरी तो अंदर रखी, इसको मत बता। और मम्मी ने क्या किया, इस बर्फी के 3 टुकड़े कर दिए फटाफट से, 1 2 और 3। बोली ले, तेरी तो मैं अंदर से लेके आई हूँ। वो छीन ले गई और अंदर से किचन से इसके 3 टुकड़े करके मम्मी ने प्लेट में इसको दे दी। अब ये बच्चा इस बर्फी को खुशी खुशी खा रहा है। और क्वेश्चन कैसे आया था कि इस एक बर्फी के मम्मी के द्वारा 3 टुकड़े किए गए, और बच्चा उन्हें 3, एक ही बर्फी के 3 टुकड़े ना कहकर उसे 3 बर्फियों के नाम से पुकारता है। बताइए उस बच्चे में क्या है? उत्तर आएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उस बच्चे में संरक्षण का अभाव है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है। उस बच्चे को यह नहीं पता कि सिर्फ बाह्य उसका रूप बदल दिया, उस वस्तु का बाह्य रूप बदलने से उसकी स्थिरता में कोई बदलाव नहीं आया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसकी मात्रा में, उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना आना। तो आयतन या मात्रा में कोई परिवर्तन ना आना, तो ये संरक्षण कहलाता है। और बच्चा उस बात को समझ नहीं पाया, बच्चा सोचता आ गया चेंजेस, बच्चा सोचता है 1 नहीं 3 बर्फियां हैं। और यदि यही बच्चा ये कहे, यदि सवाल ऐसे आ जाए, बच्चा इसे 3 बर्फी ना कहकर एक ही बर्फी के 3 टुकड़े कहकर पुकारता है, फिर बताइए बच्चे में क्या है? फिर है संरक्षण का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कंजर्वेशन। और जब तक बच्चा इसको 1 बर्फी ना कहकर 3 बर्फियां कहकर पुकारता है, तो फिर कहलाएगा लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव है, संरक्षण का ज्ञान, अज्ञात है संरक्षण से, संरक्षण का अभाव। बात समझ में आ गई होगी, लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है जी, इतने सारे ढेरों ये डाउट आपके दूर हो गए होंगे। यानी कि सिंपल भाषा में मैं इस संरक्षण को क्या भी लिख सकता हूं, इस संरक्षण को सिंपल भाषा में मैं लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं कि बाह्य रूप बदलने से, बाह्य रूप या शेप, बाह्य रूप बदलने से वस्तु की मात्रा या आयतन, क्वांटिटी या वॉल्यूम, वस्तु की मात्रा या आयतन में कोई बदलाव ना हो, कोई बदलाव
न हो तो क्या कहलाएगा? कंजर्वेशन कहलाएगा। और बच्चे को पता नहीं चलता, बच्चा सोचता है कि हो गया बदलाव, बाहर से वस्तु बदली तो अंदर की भी मात्रा बदल गई है। तो बच्चा सोचता है कि वो 50-50 ग्राम की 3 बर्फियां 150 ग्राम बर्फी हो गई। बच्चा ऐसा सोचता है, ये नहीं पता कि 50 ग्राम की बर्फी के 3 टुकड़े करके 17-17 ग्राम कर दी गई। बच्चा सोचता नहीं नहीं 50-50 ग्राम की 3 हो गई। तो फिर वो क्या कहलाता है? कंजर्वेशन। कई बार सवाल इस प्रकार से भी दे देता है कि एक मान लो वहां पे रुई का एग्जांपल देता है, एक बच्चा 2 किलो रुई में से तथा 2 किलो लोहे में से 2 किलो रुई को ज्यादा बताता है। तो अरे पगलो, वो चीज तो दोनों बराबर हैं, 2 किलो रुई में भी उतना ही वजन है, 2 किलो लोहे में भी, लेकिन उसको यूं देख करके बच्चा कहता है 2 किलो रुई की तरफ इशारा करता है, 2 किलो रुई ज्यादा है इस लोहे की बजाय। तो बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा, उसको बाह्य रूप को देख करके वो तो फैल रहा है। तो बच्चे में वहां समझो, यदि रुई को ज्यादा बता रहा है तो संरक्षण का अभाव है, दोनों को बराबर बता रहा है, 2 किलो लोहे और 2 किलो रुई, फिर इसका मतलब उसे कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आखिर कंजर्वेशन क्या होता है? यस सर, ये सारे थ्योरीज में काम आएंगे कंसेप्ट, और डायरेक्ट भी पूछ सकता है इससे आप क्या समझते हैं। अगला है जी स्कीमा। चलते हैं स्कीमा के ऊपर। आखिर स्कीमा क्या है? स्कीमा मैंने बताई है ज्ञान का पर्यायवाची है, अथवा यह एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं बार बार बता भी चुका हूं, स्कीमा एक प्रकार के साइनोनियम ऑफ नॉलेज है, यानी ज्ञान का ही क्या है? ज्ञान का ही पर्यायवाची अथवा ज्ञान का ही भंडार ग्रह, ये वही हमारी चिप ही स्कीमा है, ज्ञान का भंडार ग्रह ही स्कीमा है। सिंपल शब्दों में इसका मैं बार बार पूरी वीडियो में जिक्र भी कर चुका हूं। अगले पे चलते हैं जी, स्कीम्स। सर जी स्कीम्स क्या होता है? स्कीमा और स्कीम्स अलग अलग हैं क्या सर? इंग्लिश नेम क्या है? इंग्लिश में भी स्कीम्स ही बोलेंगे, इसको स्कीमा ही बोलेंगे। ये इंग्लिश में स्कीमा, ये स्कीम्स हिंदी में भी सेम। स्कीम्स अलग है, स्कीमा अलग है। सर स्कीम्स क्या होता है? व्यवहार का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, यानी व्यवहार का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, स्कीम्स कहलाता है। सर एग्जांपल, जैसे कि एक गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी की खिड़की विंडो को खोलना, उसमें चाबी डालना, फिर उसकी पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, फिर धीरे धीरे रेस को थोड़ा सा बढ़ाना, वो क्या कहलाएगा? स्कीम्स कहलाएगा। यानी व्यवहार का ऐसा संगठित पैटर्न है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न है बिहेवियर का, जो क्या है? एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। तो सीक्वेंस या ऑर्डर में चलता है तो वो स्कीम्स कहलाएगा। जैसे कि मान लो आप कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो ऐसा नहीं सुबह सुबह 6 बजे जाकर के आप ये देख के आएंगे कोचिंग सेंटर खुल गया क्या, फिर मैं 9 बजे तैयार होकर जाऊंगा या जाऊंगी, नहीं। यानी कि आपका एक व्यवहार का संगठित पैटर्न है। मान लो 9 या 10 बजे आप सुबह कोचिंग सेंटर जाते हो, तो आपकी एक दिनचर्या है, वो दिनचर्या आपका स्कीम्स है कि सुबह 6 बजे उठे, फिर फ्रेश हुए, फिर नहाए धोए, फिर खाना पीना खाया, और फिर अपनी जो भी ड्रेस वगैरह पहनी वो पेन वगैरह सारा काम करके फिर आप कोचिंग सेंटर जाते हैं। तो व्यवहार का ऐसा संगठित पैटर्न जिसे आसानी से डेली वेज में आप दोहराते हैं, वो आपका स्कीम्स कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी, संज्ञानात्मक संरचना, कोग्निटिव स्ट्रक्चर। कोग्निटिव स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा सर? बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि कोग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है? द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड भी बताया था आपको, यूज किया शुरू में ही। द मेंटल ऑर्गेनाइजेशन और सेट ऑफ मेंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड कोग्निटिव स्ट्रक्चर। यानी कि संज्ञानात्मक संरचना बालक के उन मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं का एक सेट है, जितनी नॉलेज आपने इकट्ठी कर रखी है, मानसिक क्षमताओं का एक सेट है, मेंटल एबिलिटीज का जो कलेक्शन है, वो क्या कहलाया जी? वो आपका कोग्निटिव स्ट्रक्चर कहलाया। अगले पे चलते हैं, मानसिक संक्रिया। सर जी मानसिक संक्रिया क्या होती है? तो मानसिक संक्रिया की यदि मैं बात करूं, मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन क्या होता है? समस्या समाधान के लिए किया गया चिंतन ही मानसिक संक्रिया कहलाता है। यानी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई, मान लो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, अचानक से आपके पापा बीमार हो गए, एकदम से बेहोश हो गए, तो अचानक से अरे अब क्या करूं या क्या ना करूं की स्थिति ही मेंटल ऑपरेशन है। यानी उस समस्या एकदम से आपके सामने प्रॉब्लम आई कि पापा एकदम से बेहोश होकर गिर पड़े, तुरंत आपने सोचा यार जल्दी से पंपिंग कर दूं, यानी क्या करूं, पंपिंग कर दूं या दवाई दे दूं या पांव मसलूं। तो जो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्विंग के लिए जो आपके माइंड में चीजें आई, जो आपने चिंतन किया, जो आपने थिंकिंग की, उस प्रोसेस से निपटने के लिए, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो प्रोसेस आप अपनाओगे, जो थिंकिंग करोगे, वही आपका क्या कहलाएगा? मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन कहलाएगा। कि अब मैं क्या करूं, कि पापा के पांव मसलूं, कि छाती को पंपिंग करूं, कि क्या करूं या क्या ना करूं। तो वो मानसिक संक्रिया, जो चिंतन किया, समस्या को समाधान करने के लिए किया गया चिंतन ही मानसिक संक्रिया अथवा मेंटल ऑपरेशन कहलाया।
इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वाले कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है जी, इस क्लास में इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।